हेलो एवरीवन। हम पिछली क्लास में एंथन चेखव के बारे में बात कर रहे थे। हमने चेखव के बारे में समझा था कि रशियन लिटरेचर में उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या फिर पूरे दुनिया का जो साहित्य है उसमें चेखव कहाँ स्टैंड करते हैं। चेखव ने किन किन लोगों को मोटिवेट किया है, उनके राइटिंग स्टाइल के बारे में समझा था, किस तरह का ड्रामा है, किस तरह के प्लेज हैं चेखव लेके आ रहे हैं, या शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी वो किस तरह की बात कर रहे हैं। अब हम ग्रेड 2 के सिलेबस में हमारे पास चेखव का वन एक्ट एक फार्स है, उसके बारे में अब आगे जानकारी करेंगे कि उस पूरे वन एक्ट फार्स में चेखव क्या बात कर रहे हैं, किस चीजों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किस तरह की सोसाइटी को वो अपनी राइटिंग में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऑडियंस और रीडर को कौन सा एक तरह से चीजों पे फोकस करने के लिए बता रहे हैं, थीमेटिक कंसर्न क्या हो सकती हैं, इन सब चीजों के ऊपर देखेंगे। मगर जरूरी ये होता है कि जो पीछे पढ़ा है उसको एक बार ससरे तौर पे देखा जाए, जिससे चीजें एक सीक्वेंस में चलती जाएं। और ये जैसे कई बार आप लोग भी ये सवाल पूछते ही रहते हैं कि रिवीजन की टेक्निक क्या होती है, कैसे किया जाए। तो मैं पीछे भी अपन ने एक क्लास में बात करी थी, आज वापस इस पे एक मिनट के लिए मैं बात कर लेता हूं। सबका वैसे तो अपना अपना अलग अलग तरीका हुआ करता है पढ़ने का, ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है, जैसे जिंदगी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सबकी अलग अलग तरीके से चलती है, वैसे ही पढ़ने का भी कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है। रिवीजन आम तौर पे या साइकोलॉजी के हिसाब से या अपना ब्रेन कैसे चीजों को अडॉप्ट करता है उस तरीके से देखा जाए तो बेहतर यह है कि जो आज पढ़ रहे हैं उसको कल वापस पढ़ा जाए, उसके बाद नया टॉपिक या नई चीजें शुरू की जाए, और एट द एंड आप रियलाइज करेंगे कि रिवीजन के इस तरीके से आपकी पढ़ने में कहीं ना कहीं बेहतरी नजर आ रही है। होता भी ऐसा ही है, हम जनरली ऐसे सोचते हैं कई बारी कि एक बार पूरा सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे, या कई बारी ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने रिवीजन के लिए रखते हैं, वहां सिर्फ रिवीजन होगा। तो रिवीजन एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है, पढ़ने के साथ साथ ही वो चीज चलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितना बल्क में कितना आप एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं नॉलेज, वो जरूरी नहीं है। उसको बार बार आप अपने दिमाग को इंस्टिगेट कैसे कर रहे हैं, बार बार उसे जगा कैसे रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो रिटेन कितना हो पा रहा है। रिटेंशन इंपॉर्टेंट है, नया एक्सप्लोर करने के बजाय कंपटीशन में। अब अपन चेखव के बारे में हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। एंटन चेखव, पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे। चेखव के बारे में हमने सबसे पहली बात तो ये करी थी कि दोस्तोयेवस्की और टोल्स्टॉय के बाद जिस इंसान को स्पेस मिलता है वो उसे भुनाता है और काम करता है, और लाइमलाइट में आ रहा है। ज्यादातर इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, कुछ प्लेज लिखे हैं। वो प्लेज इतने ज्यादा रिमार्केबल चेखव के नहीं रहे जितने इनकी शॉर्ट स्टोरीज रही। शॉर्ट स्टोरीज लिखना पूरी दुनिया में किसी ने सिखाया है तो उसमें चेखव का नाम सबसे पहला है, और वो कोई सा भी लिटरेचर अपन उठा के देख सकते हैं, क्योंकि ये खुद जिस प्रोफेशन में थे वहां जिन लोगों से मिल रहे थे वो डॉक्टर थे, तो उनके नफ्सियात के बारे में छोटी छोटी जानकारियां इनके पास थी और ये उन्हीं को एक्सप्लोर करते जा रहे थे। तो चेखव के बारे में पहली चीज अपन ने उनकी टेक्निक के बारे में भी चर्चा करी थी। टेक्निक के बारे में चर्चा करते वक्त हमने ये देखा था कि जो होल आइडिया ऑफ ड्रामा है, क्योंकि हम एक प्ले पढ़ रहे हैं, वन एक्ट फार्स पढ़ रहे हैं, एक एक्ट का एक उनका नाटक है उसको पढ़ रहे हैं, उसमें फार्स नाम की टेक्निक का वो यूज कर रहे हैं। तो ड्रामा की हमने जर्नी देखी थी। जर्नी में ये समझा था कि सबसे पहले जो क्लासिकल ड्रामा एंशिएंट टाइम पे लिखा जाता था तो उसमें फेट या कॉस्मिक चीजें ज्यादा थी। भाई कोई प्रोटैगनिस्ट है, अपर क्लास या एलीट क्लास से है, उसको उसकी जिंदगी को डिसाइड कौन कर रही है, किस्मत कर रही है, फेट कर रही है, इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके साथ वैसा होना है। फिर उसका डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल से कैथारसिस आता है, ऑडियंस देखती है, उनमें भाव उमड़ते हैं, एक बहुत सारे इमोशंस आते हैं। अगर वो लो क्लास का होगा तो इमोशन, लो क्लास के इंसान का तो पहले ही डाउनफॉल है, तो कहां से देख इमोशन जनरेट होगा ऑडियंस या रीडर के अंदर। तो यहां क्लासिकल ड्रामा में फेट के हिसाब से चीजें चला करती थी ज्यादातर। हमने ड्रामा और प्ले के बीच में डिफरेंस भी देखा था। तो स्क्रिप्ट है वो ड्रामा है और परफॉर्मेंस है वो प्ले के हिसाब से अपन को दिखती है स्टेज पे।
ड्रामा में अपने पास कैरेक्टर्स हैं, यहां स्टेज पे अपने पास एक्टर्स हैं प्ले में। तो क्लासिकल फेट बेस्ड चीजें थी। फिर अपन एलिजाबेथन ड्रामा इंग्लैंड के हिसाब से देख रहे थे। एलिजाबेथन ड्रामा में हमने समझा था कि यहां प्लॉट है, यहां कैरेक्टर्स का फेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके डिसीजंस इंपॉर्टेंट है। जो इंसान है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो क्या डिसीजन ले रहा है, उसका एक डिसीजन कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा पूरी चीज में, और उस एलीट क्लास के इंसान को नीचे जमीन पे ला गिराएगा। उससे कैथारसिस, उससे इमोशन है, परगेशन ऑफ इमोशन कहीं ना कहीं एक एक्सप्लोर हो रहे हैं ऑडियंस के अंदर। एक्सप्लोर होंगे तो उनके अंदर नए नए भाव जागेंगे, अंदर की सारी कुंठाएं निकलेंगी। तो एक मेडिकल साइंस में रिलीफ का काम भी ड्रामा किया करते थे पहले। तो ये कैरेक्टर अपने खुद के डिसीजन पे चीजें हुआ करती थी। फिर हमने एलिजाबेथन के बाद में सीधा समझने के तौर पे वेल मेड प्लेज की बात करी थी। वेल मेड प्लेज, और उसमें यूजीन स्क्राइब और इन सब का नाम अपन ने पढ़ा था। यूजीन स्क्राइब, वेल मेड प्लेज में क्या होता था, ऑडियंस को पहले ही पता है एक इंसिडेंट के बारे में, और उस इंसिडेंट के ऊपर दो या तीन कैरेक्टर की आपस में डिबेट होती है। जैसे अपन ने डॉल्स हाउस नोरा के एग्जांपल से समझा था। नोरा की ये है कि वो फर्जी साइन कर लेती हैं लोन लेने के लिए अपने हस्बैंड को बिना बताए। ऑडियंस को ये पता है, ऑडियंस इसी इंसिडेंट का वेट कर रहा है कि कब इनकी आपस में लड़ाई हो और कोई ऐसा लास्ट में कंक्लूजन मिले अपन को। यही उस प्ले में हो रहा है, लास्ट में लड़ाई हो रही है, नोरा घर छोड़ के जा रही है। तो एक छोटे इंसिडेंट पे बेस्ड चीजें हुआ करती थी, उस पर चीजें एक्सप्लोर जो प्ले राइट है, लिखने वाला, उस पर किया करता था। असाइड सोलोलिकिन का बहुत ज्यादा कहीं हल्का हल्का रेफरेंस दिखता है। तो पुरानी टेक्निक थी ड्रामा की, वो भी वेल मेड प्लेज में नहीं दिख रही, क्योंकि ऑडियंस बदल रही है, समाज बदल रहा है। गुपचुप बातों के लिए, सोलोलिकी के लिए, कोरस के लिए इतना ज्यादा चीजें जरूरत नहीं थी। तो उस हिसाब से, और एक्ट भी इन वेल मेड प्लेज में कम हो गए, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट। पहले तो एलिजाबेथन ड्रामा में खासकर और क्लासिकल ड्रामा के अंदर अपन को 5 एक्ट की बात नजर आती है कि प्ले है, उसको पूरी स्टोरी को दिखाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 5 एक्ट होने चाहिए और उन एक्ट में सीन होने चाहिए। मगर यहां चर्चा ये थी कि वेल मेड प्लेज के अंदर एक्ट का कोई ज्यादा बड़ा रोल नहीं है। छोटा इंसिडेंट है, 2-3 लोगों की कहानी है, घर में हो रही है, तो ये कहानी आप 1, 2 या 3 एक्ट, 4 एक्ट में बता सकते हैं। ये डिफरेंस था। फिर हम चेखव के ऊपर आए थे। चेखव इन वेल मेड प्लेज को भी ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो अपने समाज के हिसाब से नो एक्शन वाली चीज पे ज्यादा देख रहे हैं। ये नो एक्शन क्या है? कैरेक्टर ड्राइंग रूम में बैठे, रिपार्टी है, ह्यूमर है, बातचीत कर रहे हैं, उस बातचीत से चीजें हो रही हैं, एक्शन कोई खास नजर नहीं आ रहा। जब एक्शन नहीं नजर आ रहा, कुछ कर, चार्ली चैपलिन का अपन ने एग्जाम्पल समझा था कि वो इंसान करते क्या हैं, उनकी जिंदगी नीरस है वैसे देखी जाए। उस उबाऊपने में वो उल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, उन्हीं उल जुलूल हरकतों से कॉमेडी भी बन रही है, और जब वो थक हार जाते हैं तो वहां ट्रेजेडी भी दिखती है। तो चेखव कोई एक्शन एज सच नहीं दिखा रहे हैं, कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कुछ काम कर रहा है, उसका डाउनफॉल हो रहा है, कोई अपर क्लास कैरेक्टर है, ये सब नहीं है। कैरेक्टर यहाँ मिडिल क्लास के हैं, या नए नए लोग पैसे वाले हुए हैं उनकी कहानी, या अपर क्लास का कैरेक्टर है तो उसकी जो निजी जिंदगी में वो क्या बात कर रहा है, वो कैसे सोच रहा है, आपस में 2 लोगों के क्या इंसिडेंट हैं, वो सामाजिक परिस्थितियां भी दिखा दी राइटर ने। और बहुत ज्यादा क्लासिकल और ट्रेडिशनल ड्रामा की तरह एक्ट में बांट के या फिर सोलोलिकी, कोरस, इन सब चीजों का यूज ना करके सीधी सीधी बात है, बातों से चीजें हो रही हैं, कोई बहुत ज्यादा एक्शन का नहीं दिख रही कैरेक्टर के थ्रू के अंदर अपन को। चेखव यहां फार्स यूज करते हैं अपने प्ले में। फार्स, एग्जेजरेटेड ह्यूमर, आपस में बातें कर रहे हैं, उनसे ह्यूमर पैदा हो रहा है। चेखव यहां आयरनी यूज करेंगे। आयरनी, इसके बारे में नाटक के अंदर जो भी आयरनिकल स्टेटमेंट अपन को दिखेंगे, अपन पढ़ते वक्त देखेंगे इसको, जहां राइटर का एक्चुअल मीनिंग है, वो इंटेंडेड मीनिंग, जो लिखा हुआ मीनिंग है, उससे एक्चुअल मीनिंग कहीं ना कहीं डिफर कर रहा है, बताना कुछ और चाह रहा है, लिखा कुछ और है, हिंट करके जा रहा है। तो जब ये आयरनी आती है प्ले में, तो फार्स में हंसी दिख रही है बहुत ज्यादा नाटक के अंदर उनकी बातचीत से, आयरनी के थ्रू यहां स्टेटमेंट पलटते हैं अचानक से, तो ट्रेजेडी भी दिख जाती है अचानक से, क्योंकि जिंदगी ऐसी है, कॉमेडी ट्रेजेडी दोनों चल रही है साथ में। तो चेखव की विधा ऐसी है। वहां सब टेक्स्ट की भी अपन ने बात करी थी, ये भी मिलता है।
सब टेक्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि इशारों में चीजें हो रही हैं, कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करे बगैर ऑडियंस को समझाया जा रहा है। सब टेक्स्ट का मतलब है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है किताब में, जो शब्द लिखे हैं उनके अंदर बहुत गहरी बातें हैं। शब्द एक है, वो 50 लाइन आपको समझा के चला जाएगा। इस तरह की टेक्निक चेखव के पास देखने को मिल रही है इनकी राइटिंग में, बीट प्लेज, बीट शॉर्ट स्टोरीज, कोई सी भी हो, दोनों की चीजें ये दिख रही हैं। तो नाटक की मोटा मोटी बात है, ये नाटक की अपन ने जर्नी देखी थी, पहले कैसे हुआ करते थे, अब कैसे हैं, नए समाज के अकॉर्डिंग अपन चीजों को समझें तो बात इतनी आती है। ड्रामा एलिजाबेथन क्लासिकल टाइम में फेट, किस्मत, भाग्य के ऊपर बातें ज्यादा थी। फिर एलिजाबेथन में कैरेक्टर खुद क्या गलती कर, अपर क्लास के कैरेक्टर हुआ करते थे, ट्रेजेडी में खासकर, कॉमेडी में लोअर क्लास के हिसाब से, अपन मिडिल क्लास के हिसाब से देखते थे। फिर हमारे पास वेल मेड प्लेज आते हैं, वहां ये हाई क्लास लो क्लास वाली चीजें टूटती हैं कहीं ना कहीं, वहां चीजें लोअर क्लास से भी दिख रहा है, अपर क्लास से भी दिख रहा है, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे कॉमेडी हो, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, एक्ट को कम कर दिया गया है, प्लॉट अच्छा खासा एक इंसिडेंट पे बुना गया है। यहां चेखव वाले के अंदर अपन को एक्शन ही नहीं दिखेगी कहीं ज्यादा, वो बातचीत के मामले में चीजें चल रही हैं, उन बातचीत से ह्यूमर भी आ रहा है, एग्जैजरेटेड कॉमेडी भी पैदा हो रही है, और उसके साथ हमें ट्रेजेडी भी दिख नजर आ रही है। और इसके एंड में अपन ने पिछली वाली क्लास में देखा था, ये नो एक्शन वाली बात ही आगे जाके अपन एब्सर्ड ड्रामा जब पढ़ते हैं, सैमुअल बेकेट और सब पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जड़ें हैं चेखव के पास से होके गुजर रही हैं। चेखव कहीं ना कहीं, चेखव ने वो बीज डाला था कि नाटक है, आज का समाज ऐसा है, उसमें एक्शन की कोई दिखाई नहीं दे रही है, नीरस है, तो उस नीरस में हीरोइक फिगर कौन होगा, दिखता ही नहीं है। ऐसी ही चीजें बेकेट के प्लेज में अपन वेटिंग फॉर गोडो पढ़ते हैं तो वहां भी नजर आता है। तो ये चीजें ऐसे लिंक करके थोड़ी समझी थी। आज अपन अब चेखव के एक एक चीज से, उस लाइन से समझते हैं उस प्ले में लिखा क्या है, फिर उसके थीमेटिक कंसर्न है उसके बारे में बात करें। देखिए ये प्ले है अपने पास एंटन चेखव का, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। ए मैरिज मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल में अपन को क्या दिखेगा खास, अब यहां इस प्ले, इस टाइटल के अंदर ही अपन जब इसकी नीचे समरी पढ़ते देखेंगे या फिर इसके एक एक लाइन को एनालाइज करेंगे तब पता चलेगा यहां बात ज्यादा प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो रही है, शादी के प्रस्ताव के बारे में तो कुछ एक हिस्से में जिक्र आ रहा है इस एक एक्ट के फार्स में। मैरिज प्रपोजल, ये स्टेटमेंट भी पूरा अपन को आयरॉनिकल फील होगा, ये पढ़ते वक्त अपन को ये चीज मालूम पड़ेगी, कैसे होगा इसको भी। तो ये चेखव का एक नाटक, उसका टाइटल ए मैरिज प्रपोजल, इसे द प्रपोजल नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी थोड़ी सी कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिससे पढ़ने में आसानी होगी। देखिए अपने पास यहां मेजरली 3 कैरेक्टर नजर आएंगे। पहला है लोमोफ, दूसरा है चुबुकोव, और तीसरा है नटालिया। नटालिया, चुबुकोव और लोमोव। यहां हो क्या रहा है, पिछली क्लास में अपन ने एक चीज और बात करी थी, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी रशिया की, उस पर भी अपन ने चर्चा करी थी। सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन रशिया की इस तरह की थी कुछ, जो पिछली क्लास में अपन देख के आए थे। हमने जार रेजीम की बात करी थी, और इस जार रेजीम में अपन ने देखा था जब अलेक्जेंडर द सेकंड आ रहे हैं, उन्होंने सर्फडम का जो कल्चर था, सर्फडम, ये 1861 में 1861 में खत्म किया था। चेखव के एक साल पैदा होने के 1 साल बाद 1860 में चेखव पैदा हो रहे हैं। सर्फडम में हमने देखा था कि 2 मेजरली अपन को चीज, एरिस्टोक्रेसी रशिया में दिख रही है। एरिस्टोक्रेसी के बाद एक क्लास थी लैंड ओनर्स,
जो जमींदार साहूकार लोग थे, वो जो पीजेंट क्लास थी उसको दबा के रखते थे। पीजेंट क्लास शादी किससे करेगा ये भी वो लैंड ओनर डिसाइड करेगा, जमीन किसको देनी है ये भी लैंड ओनर डिसाइड करेगा। जमीन उनके पास तो ये हक ही नहीं था, एटलीस्ट वो तो स्लेव गुलामों की तरह वहां काम कर रहे थे। तो एक तरह से सर्फडम था, ये गुलामी या स्लेवरी थी। किसान के पास खुद का कोई हक नहीं था, हर एक चीज वो पूछ पूछा के करता था लैंड ओनर से। ये चीज अपने राजस्थान में भी अपन किसान आंदोलन देखते हैं, उस वक्त भी ऐसी ही थी। बहुत से प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट हुए, कई जाने गई, उसके बाद उस चीज को एबोलिश किया गया। तो इसी सर्फडम को 1861 में एबोलिश किया गया। इसके कारण अपन ने समझे थे क्यों किया गया। क्रीमियन वॉर था, जब क्रीमियन वॉर था, रशिया हारता है, तब रशिया को समझ आता है, वहां के एम्परर्स को, कि जो युवा जनरेशन है उसको तो सबको स्लेवरी में लगा रखा है अपन ने। पैसा, इंडस्ट्री में काम भी नहीं कर पा रहे हैं, सारे स्लेव हैं, इंडस्ट्री भी आ रही है तो ना पैसा बना के दे रहे हैं, ना अपनी आर्मी में है, ये तो रशिया हारेगा ही एक तरीके से। इसलिए जरूरत पड़ी इसे एबोलिश करने की। ये पीछे अपन ने जो फर्स्ट पार्ट था, जो पिछली क्लास थी, उसमें समझ के आए थे इतनी बातों को। तो 1861 में जब ये कानून आता है, एबोलिश की जाती है स्लेवरी को, उसके बाद रशिया में क्या होता है, ये जो स्लेव क्लास थी ये भी अब धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं, ये खुद लैंड ओनर्स बन रहे हैं, इनके पास खुद जमीनें आ रही हैं। अब लड़ाई दो हिस्सों में बढ़ जाती है रशिया में वापस। एक, जो नए रिच हुए हैं, न्यू रिच। न्यू रिच कौन है? यही स्लेव क्लास। एक जो ट्रेडिशनली जमींदार थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास से थे, इन दोनों के बीच की टसल होती है। नया पैसे वाला और पुराना ट्रेडिशनल जो उसके पास जमींदार है, उसके बीच। अब यहां समझने वाली बात यह रहेगी, जो नए नए पैसे आए हैं, इन लोगों के पास प्रेस्टीज नहीं है। पैसा है, समाज में प्रेस्टीज नहीं है। और जो पुराने जो पैसे वाले थे, उनके पास पैसा भी है और प्रेस्टीज भी है, दोनों चीजें हैं। ये अपन को इस नाटक, इस वन एक्ट के फार्स में भी दिखने वाली, ये चीज यहां भी नजर आएगी अपन को जब अपन इसको पढ़ रहे होंगे। अब आगे बात करते हैं। अब यहां देखने वाली चीज है, जो हमने पीछे कहा कि तीन कैरेक्टर अपन को ज्यादा यहां नजर आ रहे हैं, तीन मेजरली तीन कैरेक्टर्स पे ही बात है। जैसे मैंने कहा, जो नए जमाने के प्लेज हैं, नाटक हैं, वहां छोटा एक इंसिडेंट है, उसके ऊपर दो तीन लोगों की बातचीत से हल हो रही। लेमॉफ है, चेबुकॉफ है और नटालिया है। लेमॉफ है, ये वो ट्रेडिशनल पुराने जमींदार वही हैं। चेबुकॉफ है, ये क्या है? न्यू रिच, नया पैसा आया है। और नटालिया है, इनकी बेटी है, डॉटर ऑफ चेबुकॉफ। अब ये जो महाशय हैं लेमॉफ, ये आते हैं चेबुकॉफ के घर प्रपोजल लेके। साहब मेरी उम्र है 35 साल के आसपास हो चुकी है, 35 साल के आसपास उम्र है, शादी मेरी हुई नहीं है, मुझे आपकी बेटी से रिश्ता करना है। चेबुकॉफ बहुत खुश है। खुश क्यों है? इसके पास पैसा है, प्रेस्टीज नहीं है। इसको ये चाह रहा है कि कोई जमींदार अब मुझसे शादी, मेरी बेटी से शादी करे, प्रेस्टीज भी आएगी। तो ये इस रिश्ते के ऊपर बात करने के लिए इकट्ठा है। मगर पैसा समाज में इस तरीके से घुस चुका है, जो पर्पस के लिए जो इंसान आ रहा है, वो ज्यादा लड़ाई किस पे कर रहे हैं? प्रॉपर्टी के बारे में कर रहे हैं। वहां प्रॉपर्टी का ही मसला नजर आ रहा है पूरी तरीके से। ये एक इस चीज की खास समझने वाली चीज है, बैकग्राउंड के तौर पे इस नाटक को समझने से, इस पार्ट्स को समझने में। तो यहां 35 साल की उम्र। अब ये भी एक यहां चेखव कमेंट करके जा रहे हैं कि एक इंसान जमींदार है, सब कुछ है उसके पास, मगर उसको कोई एप्रोप्रिएट पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि उसका इंक्लिनेशन ही पैसे की तरफ रहा है, उसने स्टेबिलिटी की तरफ कभी गया ही नहीं है। वो ये लोग ये चाह रहे हैं प्रेस्टीज, कोई ट्रेडिशनल जमींदार, कोई पुराना जिसकी प्रेस्टीज भी है समाज में, उससे कहीं ना कहीं शादी हो। तो दोनों में ये टसल अपन को नाटक के अंदर पूरी पूरी दिखेगी।
ये इसका बैकग्राउंड है थोड़ा सा। यहाँ लड़ाई ये जमीन के टुकड़े के ऊपर कर रहे हैं, उस जमीन की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या है, किस चीज पे लड़ाई कर रहे हैं। पिछली बारी हमने समझा था जो सेकंड फेज था चेखव की राइटिंग का, उसके अंदर ये 1 एक्ट का पार्ट है वो लिखा गया था। पिछले वीडियो में इसकी डेट और सब आप समझ सकते हैं, पूरा वीडियो देख के इसके बैकग्राउंड के ऊपर भी। अब यहां देखने वाली बात है कि लेमोव फैमिली है और चुबुकॉफ है, यहां लेमोव फैमिली ने पुराने वक्त में जब ये सर्फ थे, खुद जब गुलामी में जी रहे थे चेखव और चुबुकॉफ की फैमिली, तो उनको कुछ जमीन दी थी लेमोव फैमिली ने कि आप इस पे काम करो, बदले में हमें ईंटें वगैरह बना के देना, जो मजदूरी वाला काम आप कर लेना, आप इस चीज को काम में लीजिए। अब ये रशिया में रिफॉर्म होने के बाद 1861 में इनके पास भी पैसे आ गए हैं, 40 साल से ज्यादा लगभग इनके पास वो जमीनें रह चुकी हैं। अब ये कह रहे हैं साहब इस पे हक तो हमारा है, इस पे लड़ाई हो रही है। फिर पूरी वो जमीन कैसे थी, एक एरिया बताया गया है यहां, बर्न्ट मार्श, बर्न्ट मार्श। एक एरिया दिखाया गया है यहां, बर्चवुड। एक एरिया दिखाया गया है यहां, ऑक्शन मेडोज। बर्चवुड, जहां बर्च है उसके पेड़ हैं, उनका जंगल है। ऑक्शन मेडोज, ऑक्स बैल, और ऑक्शन बैल का प्लूरल बना दिया, यानी बैलों के चरने की चारागाह वाली जमीन जहां बैलों के लिए चारा पैदा होता है। अब रशिया में नई क्लास पैसे वाली बन रही है, तो वहां इंडस्ट्री थी, मगर मेजर काम उस वक्त भी खेती पे ज्यादा, जमींदारी सिस्टम बहुत ज्यादा था। तो लोग पैसा किस पे बना रहे थे, ज्यादा खेतों में जो उग रहा है, पैदा हो रहा है, इसीलिए जमीन की लड़ाई है। लड़ाई इस ऑक्शन मेडो पे टिकी हुई है पूरी की पूरी। बर्न्ट मार्श दलदल वाली जमीन है। अब ये चुबुकॉव फैमिली कह रही है कि हमारी जो बर्न्ट मार्श के आसपास की जमीन थी वो धीरे धीरे बढ़ के ऑक्शन मेडोज तक आ गई, तो ऑक्शन मेडोज पे हक हमारा है। लेमोव कह रहे हैं आपका हक नहीं है। बर्चवुड और ऑक्शन मेडोज और मार्श, बर्न्ट मार्श का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं हमने तो आपको कोई काम के लिए दिया था, आपने उस पर अब हक पैदा कर लिया है। मैं मेरे डॉक्यूमेंट दिखा देता हूं। जो बेटी है चुबुकॉफ की, नटालिया, वो कहती है मुझे जरूरत नहीं है ये सब चीजें देखने की, ये इस ऑक्शन मेडोज पे तो हक तो हमारा ही, क्योंकि यहां से पैसा बन रहा है। लोगों को रिश्ते जरूरी नहीं है, प्रपोजल के लिए आया है, रिश्ते के लिए आया, वो जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जमीन जरूरी है, पैसा जरूरी है। और इसी पे देखो कमेंट कर रहे हैं, एक्शन कोई नहीं लेगा, होना जाना कुछ नहीं है, नाटक में बस बहस हो रही है, इसीलिए नो एक्शन ड्रामा कहीं ना कहीं दिख रहा है। उस बहस से लास्ट में अपन को चेखव ये भी नहीं बता के जाएंगे इनकी शादी की क्या बात हो रही है। एक वर्ड आएगा शैंपेन, उसे समझ में आएगा कि खुशी से अंत हुआ है, शायद प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। तो ये चेखव, यही विधा आपको एब्सर्ड ड्रामा में बाद में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अब उस नाटक को अपन पढ़ लेते हैं एक एक करके, जिसे समझ अपनी अच्छी पैदा हो जाएगी। इस चीज से अब पढ़ने में सहूलियत रहेगी। अब यहां से शुरुआत कर रहे हैं। ये पीडीएफ अपने किताब की है जो कुछ रोज पहले आई है, वो आपके पास होगी, उसके पेजेस से आप देख सकते हैं अपन कहां कहां से क्या पढ़ रहे हैं। यहां अगेन इट्स अ कॉमन रेफरेंस फ्रॉम माय साइड कि देखने में यहां लाइटिंग ज्यादा है तो हो सकता है एकदम क्लियर आपको नजर नहीं आ रही होगी चीज, मगर आप उस किताब के पन्ने पलटेंगे साथ साथ तो बोलने से और वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आपको पता चल जाए कहां कहां से अपन पढ़ रहे हैं। तो ये प्ले है
The play begins with Ivan Vasilyevich Lemov, a wealthy, nervous landowner, visiting the house of his neighbor Stephen Stefanovich Chubukov. Lemov is dressed formally. पहले सीधी सी बात है, जो वेल्दी लैंड ओनर है लेमोफ है, वो चुबुकोव के घर पे विजिट कर रहा है। किस चीज के लिए? रिश्ते के लिए। यहां अब इनकी कॉन्वर्जेशन को पढ़ने की शुरुआत करते। प्ले शुरू हो रहा है। A drawing room in Chebukov's house. Lemov enters wearing a dress jacket, white gloves. Chebukov raises to meet him. Lemov आ रहे हैं चेबुकोव के घर में मिलने के लिए। उन्होंने बड़े फॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं, ड्रेस है, जैकेट है, व्हाइट ग्लव्स है, मतलब वो तैयार होके आया है, कोट वोट लगा के सब तैयार होके आया है। यानी ऑडियंस जान रही है, ऑडियंस को हिंट कर दिया गया है कि कोई रिश्ते वगैरह का सा माहौल दिखने वाला है कहीं ना कहीं। और जैसे मैंने कहा, जो मॉडर्न ड्रामा है उसमें ऑडियंस को पहले से इस चीज की जानकारी होती है कि यहाँ टाइटल में ही द प्रपोजल लिख रखा है, तो प्रपोजल के लिए आ रहा है बंदा। कैरेक्टर्स है वो नहीं जान रहे। इस आयरनी पे भी अभी अपन बात करेंगे, ये एक आयरॉनिकल चीज है। अब यहां एक नाम है ड्राइंग रूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। पहला नाम प्ले के अंदर ही अपन को ये दिख रहा है फार्स में, ड्राइंग रूम। अभी ड्राइंग रूम कल्चर कब पैदा हुआ था? ड्राइंग रूम को आसान भाषा में अपन कह सकते हैं बैठक। अब ये ड्राइंग रूम का कल्चर, अब आजकल भी हर घर में ड्राइंग रूम बनाया जाता है। ये एक्चुअल में विड्रॉइंग रूम नाम के शब्द से आया है। ड्राइंग रूम में होता क्या है, जैसे ड्राइंग रूम, ये कंसेप्ट है ड्राइंग रूम का, ये 17th या फिर 18th सेंचुरी के अंदर अपन को यूरोप में दिख रहा है। और 17th और 18th सेंचुरी में कैसे दिख रहा है? जब लोगों के पास पैसे आए, कॉलोनियल माइंडसेट के लोग थे या इंडस्ट्री आ रही थी, जब पैसे आए तो लोगों को बातचीत करनी, जैसे उसी वक्त अपने पास कॉफी हाउसेस भी आ रहे हैं, तो लोगों को बातचीत करने के लिए लेजर टाइम में इंटेलेक्चुअल बातें करने के लिए क्या जरूरत होती थी? एक अच्छे स्पेस की जरूरत होती थी, जो वेल डेकोरेटेड है, सजा धजा है, सब चीजें, मतलब उससे माहौल भी दिखता था कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले कंसेप्ट अपन को फ्रांस में दिख रहा है, जिसे सैलून कहा जाता था। ये सैलून आज भी है। आज सैलून अपन को किसी नाई वगैरह बार्बर से आप बाल कटवाने जाते हैं, तब ये सैलून अपन वहां जाते, तो सैलून कॉन्सेप्ट था। और लेडीज को सैलोनियर्स बोला जाता था, जो वहां उस चीज को मैनेज कर रही होती थी, उस ड्राइंग रूम को मैनेज इन अ सेंस। वो बैठती थी, बातें करती थी सोसाइटी पे, कल्चर के ऊपर, या गॉसिप किया करती थी एक अच्छे सजे धजे कमरे के अंदर। तो सैलून का कॉन्सेप्ट आया। यूरोप में यही सेम चीज अपन को दिख रही है विद ड्राइंग, विद ड्राइंग रूम। विड्रॉ करना होता है किसी चीज से पीछे हटना। तो जब औरतें अक्सर खाना खाने के बाद उस वक्त के दौर में 17th और 18th सेंचुरी में विड्रॉ करती थी, किससे? पूरे जो फैमिली की बैठक है उससे, और अपनी फ्रेंड्स के साथ इस विड्रॉइंग रूम में मिला करती थी, वहां बातचीत करती थी, सोसाइटी की गॉसिप करती थी, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी हुआ करती थी। फिर ये धीरे धीरे एक अपभ्रंश के होते होते इस नाम विड्रॉइंग से ड्राइंग रूम बन गया। अब इस ड्राइंग रूम के बारे में इतनी बात बताने की जरूरत कहां थी? इसका जवाब है कॉमेडी के अंदर। क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो कॉमेडीज आ रही हैं वो ड्राइंग रूम कॉमेडीज हैं। एक कमरा है, उसके अंदर 2-3 कैरेक्टर हैं, वो बात कर रहे हैं, उनकी बातों में ही अपन को ये समझ आ जाएगा कि एक पूरा इंसिडेंट क्या है। एक इंसिडेंट प्लॉट के बारे में समझ में आ गया। उसके बाद उसी उन आपस की बातचीत, एक्शन कोई खास नहीं, बातचीत ही एक्शन, उसी बातचीत में उस समाज की हकीकत क्या है उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। इस नाटक में भी इसलिए सबसे पहले यही बोला गया है ड्राइंग रूम,
क्योंकि ड्राइंग रूम कल्चर पे कहीं ना कहीं कमेंट कर रहे हैं अपर क्लास सोसाइटी के चेखव यहां पर। अब वैसे देखो यहां भी एक मिथ टूट रही है, पुराने वक्त में कॉमेडी के अंदर मिडिल क्लास लोअर क्लास लोग होते थे। अब देखिए चेखव ने जो एलीट क्लास है उसके ऊपर नाटक लिखा है, उस पर कॉमेंट किया है। और कॉमेडी है, कॉमेडी में एलीट क्लास का ऊपर क्या दिख रहा है अपन को, कॉमेडी में एलीट क्लास आ रही है। अदरवाइज होता है ट्रेजेडी में एलीट क्लास दिखा करती थी पहले, एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उसका डाउनफॉल ट्रेजेडी में होता था, यहां कॉमेडी में भी एलीट क्लास है। मैंने कहा सारी बाइनरी सब चीजें मॉडर्न में टूट रही हैं, पुराने वाले जो भी सिस्टम था वो का वो। तो एक बात तो ड्राइंग रूम के ऊपर। अब हम जैसे पिछली क्लास में ये पढ़ के आए थे कि ड्रामा की जर्नी अपन को कैसी कैसी दिख रही है। हमने यहां पढ़ा है फार्स है ये, फार्स के बारे में भी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, एग्जैजरेटेड बेली लाफ, और फिर उसका अपन ने चार्ली चैपलिन के उसके एग्जाम्पल से समझा था। अब यहां थोड़ी कॉमेडी की जर्नी के बारे में बात करते हैं। कॉमेडी पुराने वक्त में, क्योंकि ड्राइंग रूम कॉमेडीज, ड्राइंग रूम प्लेज, इस तरह का नाम मॉडर्न ड्रामा में आने लगे थे और एक अलग विधा बन गई ड्राइंग रूम कॉमेडीज, जिसे ऑस्कर वाइल्ड, जीबी शो, हर इंसान एक्सप्लोर कर रहा है अपने नाटकों में। उनकी कॉमेडीज का नाम ही दे दिया गया ड्राइंग रूम कॉमेडीज। अब इसकी जर्नी देखते हैं कॉमेडी की थोड़ी। देखिए अपने पास है कॉमेडी। कॉमेडी क्या होती है? जनरली लोगों को एक ऐसा लिखा हुआ पीस, एक ऐसा हुआ लिखी हुई स्क्रिप्ट, ड्रामा, नॉवेल्स में भी होती है कॉमेडी, पोइट्री में भी होती है। ट्रेडिशनल क्लासिकल सेंस में जो ड्रामा की जो ड्रामेटिक पोइट्री थी उसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी को माना जाता था और वहां कॉमेडी को एक्सप्लोर किया गया था। तो लोगों को अम्यूज करना, कॉमिक एक मजा देने के पर्पज से कॉमेडी बनाई जाती थी। उसमें मिडिल क्लास लोअर क्लास के कैरेक्टर हुआ करते थे। इस कॉमेडी की जर्नी देखो, अपन खास यूरोपियन लिटरेचर के हिसाब से, इंग्लिश लिटरेचर के हिसाब से देख रहे हैं। कई तरह की कॉमेडीज अपन को दिखेंगी। रोमांटिक कॉमेडी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये शेक्सपियर के टाइम में अपन को एलिजाबेथन पीरियड में, रेनेसो में दिख रही। उसके बाद अपन को कौन सी तरह की कॉमेडी दिखेगी? सैटिरिकल कॉमेडी। या इसी वक्त अपन को कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स दिखेगी। तीसरे नंबर पे अपन को ब्रिटिश लिटरेचर में दिख रही है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। चौथे नंबर पे अपन को दिखेगी सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल कॉमेडी। पांचवें नंबर पे, बीच में और भी कुछ एक कॉमेडी की आवाजें आती रही हैं अपन को, जो ड्राइंग रूम कॉमेडी, आज जो अपन विक्टोरियन समाज 19th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था उस वक्त 1890-95 या इब्सन के नाटकों में कहीं ना कहीं चेखव के नाटकों में ये ड्राइंग रूम कॉमेडी मिल रही है। ड्राइंग रूम को, इस ड्राइंग रूम कॉमेडी की जड़ें अपन को कॉमेडी ऑफ मैनर्स में ही दिखती हैं। कैसे? अभी देखें, इस जर्नी के ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो कितनी तरीके की बात करिए अपने, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल, सैटिरिकल कॉमेडी, और उसके साथ ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, फिर कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसको न्यू कॉमेडी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद सेंटिमेंटल कॉमेडी, फिर इसके बाद अपने पास ड्राइंग रूम कॉमेडी। अब इस जर्नी में यहां से शुरू करते हैं, रोमांटिक कॉमेडी क्या हुआ करती थी। रोमांटिक कॉमेडी जैसे थॉमस लॉज का रोजलिन नाम से वर्क, शेक्सपियर उसी से इंस्पायर्ड एक वर्क लिखा एज यू लाइक इट। रोमांटिक कॉमेडी में चर्चा प्यार की भी है और प्यार के साथ मजाक की भी है। इन कॉमेडीज में अक्सर जो बिलविड हुआ करती थी, जो प्रेमिका हुआ करती है, फीमेल कैरेक्टर है, वो ज्यादा मजबूत है मेल के बजाय। रोमांटिक कॉमेडीज
यहां दो लवर्स हैं, वो इंसान हैं, मेल फीमेल, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मगर द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर रन स्मूथ। प्यार का जो मामला है वो स्मूथ नहीं चलता, वहां उनको बहुत डिफिकल्टी आती है। फिर एक कोई कॉस्मिक या फिर कोई एनवायरनमेंट की चीज, कोई ऐसे जिस माहौल में वो रह रहे हैं उससे बाहर जाके कहीं मिलते हैं। रोमांस का मतलब है कुछ नया एक्सप्लोर करना। उसी एक्सप्लोरेशन के वक्त इंसान को मोहब्बत भी हासिल हो रही है। पुराने टाइम में नाइट है, रोमांस उसी शब्द से निकला है। पुराने टाइम में नाइट है, एक जर्नी पे हुआ करते थे, जर्नी पे जाते थे, वो डैमजल इन डिस्ट्रेस, एक कोई औरत होती थी उस मुश्किल में, लड़की उसको बचाते थे, उनमें मोहब्बत होती थी। तो ये इस तरह की कॉमेडी हुआ करती थी। यहां हंसी भी था और प्यार का आइडिया पता, सीधी सिंपल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद सैटिरिकल कॉमेडी दिख रही है अपन को बेन जॉनसन और उनके वर्क के अंदर। वहां जो भी समाज के अंदर कुरीतियां हैं उन पे सैटायर किया जा रहा है, उसको सुधारने के लिए समाज के पूरे जैसी भी सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जा सके। और उसी वक्त कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का नाम आता है। ह्यूमर क्या है? जैसे 4 तरह के ह्यूमर बताए जाते हैं इंसान में, जैसे ब्लड है, फ्लेम है, मेलनकली है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है। ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ एक एसिड है, कुछ ऐसे तत्व है, द्रव्य हैं, उनका कोई इम्बैलेंस हो जाता है, उससे भी कॉमेडी बनती है। जैसे मेलनकली होता है दुख, कोई इंसान के अंदर दुखी तब माना जाता है कि 5 जो तत्व हैं उसमें एक मेलनकली भी आता है, जिसे येलो बाइल बोलते हैं। उस बाइल के, उस द्रव्य के, तत्व के अपने शरीर में उसकी जब विषमता है, उसकी कोई कमी है, तब इंसान ऑड सा बिहेव करेगा। बहुत ज्यादा दुखी है, फालतू की हर चीज में दुख दिखा रहा है जहां जरूरत भी नहीं है, उससे भी कॉमेडी पैदा हो रही। तो ये भी समाज में एक सैटायर करने का ही तरीका था इस कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से भी। तो ये शेक्सपियर के बाद बेन जॉनसन और उनकी राइटिंग में देखने को मिल रही है। फिर जब नियो क्लासिकल पीरियड आता है तब कॉमेडी ऑफ मैनर्स नजर आती है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या थी, इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं, ये समझने अभी अपन नाटक पढ़ेंगे तब अपन को थोड़ा समझ में आएगा। पहले इस कॉमेडी ऑफ मैनर्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स, इसे न्यू कॉमेडी जो मिनेंडर ने शुरू करी थी ग्रीक टाइम में, उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर कॉमेडी। इस कॉमेडी में होता क्या है, सीधी सी 2 लाइन में वो देख लेते हैं, पूरा पढ़ना अपना कोई मकसद नहीं। रेस्टोरेशन पीरियड में, नियो क्लासिकल पीरियड में ये कॉमेडी पॉपुलर हो रही है। और इस कॉमेडी की खास बात क्या थी, इसमें रिपार्टी थी। रिपार्टी क्या होता है? रिपार्टी बहुत ही हंसी मजाक वाला आपस में डायलॉग, में बुद्धि भी दिखे। 2 लोग बैठे, वो उसको कमेंट कर रहा है उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके एटीट्यूड पे, दूसरा फिर उसको प्रति उत्तर दे रहा है, उस पर कॉमेंट कर रहा है। यहां हंसी भी है, इंटेलेक्ट दोनों दिखेंगे। तो विट कह सकते हैं इसे अपन में, कि हंसी मजाक वाले दूसरे को नीचा दिखाने के लिए चीजें आपस में कमेंट करी जा रही हैं। ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स यूजुअली अपर क्लास के लोगों के ऊपर ही बेस्ड थी नियो क्लासिकल पीरियड में। तो यहां किस तरह के कैरेक्टर थे? जेलस हस्बैंड थे, वो जेलस थे कि उनकी वाइफ का कहीं अफेयर है। ऐसे वाले लोग थे, उनके पास दूसरा कोई काम उस समाज में नहीं था, तो इस तरह की कॉमेडी पनप रही। रैकिश और फॉपिश कैरेक्टर कैसे होते हैं? जो बहुत ज्यादा फ्लर्ट कर रहे हैं, तो फ्लर्ट करने वाले, शक करने वाले, विटी डायलॉग का एक्सचेंज करने वाले, इस तरह के कैरेक्टर कॉमेडी ऑफ मैनर्स में हुआ करते थे। जैसे इनमें इंपॉर्टेंट नाटक विलियम कॉन्ग्री का द वे ऑफ द वर्ल्ड है, विलियम वाइचरली का द कंट्री वाइफ है। इस तरह के कैरेक्टर्स अपन को वहां नजर आ रहे हैं। जो विचरली का कंट्री वाइफ हो गया, द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का हो गया। शक करने वाले, मैंने कहा फ्लर्ट करने वाले, अपर क्लास के कैरेक्टर्स यहां थे। ये कॉमेडी नियो क्लासिकल टाइम में खत्म हो गई थी एक तरीके से। उसके बाद ये कॉमेडी रिवाइव हो रही है कब? हेनरिक इब्सन, ऑस्कर वाइल्ड, एंटन चेखव, इनके नाटकों में ऐसी चीजें देखे जाने लगी। मैनर्स,
मैनर्स से क्या निकला, किसके मैनर्स, अपर क्लास सोसाइटी है उसके क्या मैनर्स हैं, वो कैसे ट्रीट कर रहा है चीजों को, उसका नेचर कैसा है, उनके मैनर्स पे कमेंट हो रहा है। तो जो वेल मेड प्लेस बना करते थे, सॉरी, जो ड्राइंग रूम कॉमेडीज बना करती थी, उसमें इस मैनर्स वाले टच को भी राइटर ने डालना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या रहा, ये जो ड्राइंग रूम कॉमेडी है ये साथ में लेके चल रही है किस चीज को, ड्राइंग रूम कॉमेडी है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स को, ड्राइंग रूम कॉमेडी है वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का उसमें टच अपन को हमेशा हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो न्यू क्लासिकल वक्त में थी, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के मैनर्स पे कमेंट करने के लिए, उसका टच अपन को ये ड्राइंग रूम कॉमेडीज जो आ रही हैं, एक कमरा ड्राइंग रूम है, पैसा जब आया तो ऐसा सजा सजा कमरा बना, वहां लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन बातों में उनके मैनर झलक रहे हैं, सीधी सिंपल सी मैनर्स के ऊपर हंसी मजाक हैं लोगों के, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और वो टच अपन को ड्राइंग रूम कॉमेडीज जब आ रही हैं, विक्टोरियन सोसाइटी इंग्लैंड के हिसाब से कहें तो वहां 19th सेंचुरी के एंड तक अपन को ऐसे ऐसे वर्क दिख रहे हैं। चेखव की राइटिंग में भी सबसे पहले ही नाम ड्राइंग रूम का आया है, इसलिए ये चीज समझानी जरूरी थी। इसको सिंपल भाषा में मैं बिना इस स्लाइड को देखे आप इतना समझ सकते हैं कि कॉमेडी की एक जर्नी थी। पहले रोमांटिक कॉमेडी देखी, सैटिरिकल कॉमेडी देखी, तीसरे नंबर पे अपन को देखी कॉमेडी ऑफ मैनर्स, अपर क्लास के लोगों पे कमेंट करने वाली कॉमेडी, उनके मैनर्स के ऊपर कमेंट करने वाली कॉमेडी। ये एक वक्त नियो क्लासिकल वक्त में 1700 के आसपास 16 सेंचुरी के 17 सेंचुरी के एंड तक खत्म हो चुकी थी लगभग। फिर ये धीरे धीरे वापस रिवाइव करी, जो मॉडर्न राइटर्स, मॉडर्न इन अ सेंस विक्टोरियन टाइम, नए जो प्लेज आने बनने शुरू हुए, वहां एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स वापस आई, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेटिक न्यू पैसे, नया रिच, नए पैसे वाले लोग वापस पैदा हुए समाज में, उनके मैनर्स पे कमेंट करने के लिए वापस से कॉमेडी। और वो किस पे लिख रहे थे, ड्राइंग रूम ड्रामा, लोग बैठे हैं एक कमरे के अंदर और उस कमरे के अंदर कुछ बातचीत चल रही है, उनमें उनके मैनर्स हैं, कॉमेडी है, सब चीजें जाहिर हो रही। सीधी सिंपल सी बात, ये चीज अपन ने देखी। अब उस आगे की चीज पे बढ़ते हैं, लाइन, हर लाइन का अपन मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो लेमॉफ जो अभी पैसे वाला इंसान, ट्रेडिशनल रिच है, वो चुबुकॉफ जो अभी पैसे वाला इंसान है, उसके घर पे आया है फॉर्मल ड्रेस में। ऑडियंस को पता है मैरिज प्रपोजल टाइटल है, फॉर्मल ड्रेस में बंदा आया है, प्रपोज करने आया है, हाथ मांगने आया है चेबुकोव की बेटी का। चेबुकोव भी खुश है कि भाई प्रेस्टिजियस तो है ही इंसान, पैसे अब दोनों के पास हैं, मगर प्रेस्टिज इसके पास है क्योंकि पुराने वक्त का जमींदार है। चेबुकोव उठता है उससे मिलने के लिए। अब चेबुकोव बोलता है, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilevich, I am extremely glad. Squeezes his hand, उसका हाथ पकड़ के ऐसे हाथ मिला रहा है। Now this is a surprise, my darling, how? दो पैसे वाले लोग मिल रहे हैं। चेबुकोव को भी अंदाजा है कहीं ना कहीं ये लड़का कुंवारा है, इससे शादी कर देते हैं, कैसे इसके पास है ही। तो इतना खुशी से मिल रहा है, फेक साउंड कर रहा है, तो ये उस अपर क्लास के मैनर्स पे कमेंट है या नहीं है? कैसा साउंड कर रहा है? माय डियर फेलो, whom do I, मैं किसको देख रहा हूं? इवान वेसेलोविच, विस्मयादिबोध एक्सक्लेमेटरी साइन है आगे, इवान वेसेलोविच को देख रहा हूं मैं। आई एम एक्सट्रीमली, मैं बहुत खुश हूं। नाउ दिस इज अ, ये मेरे लिए सरप्राइज है। माय डार्लिंग, माय लवली, हाउ आर यू? अब इतनी जरूरत थी नहीं, वो आया, आराम से भी मिल सकता था प्रैक्टिकल तो, मगर ये एग्जैजरेट कर रहा है फालतू चीज। किस पे कमेंट है? पैसे वाली जो नई क्लास रिच बनी है उसके बिहेवियर के ऊपर कमेंट है। ड्राइंग रूम में बैठे हैं, शुरुआत ड्राइंग रूम से ही हो रही है, उसके मैनर्स पे कमेंट। लेमो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? गेट ऑन यहां एक फ्रेजल वर्ब है, गेट ऑन या गेट अलोंग, दो फ्रेजल वर्ब जिनका एक जैसा मतलब अपन को दिखेगा कि आप कैसे गुजर रही है, कैसा प्रोग्रेस, कैसी कंटिन्यूटी चल रही है जिंदगी में। लेमॉफ पूछते हैं चुबुकोव से, कैसा कट रही, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? चुबुकोव, वी जस्ट गेट अलोंग, बस गुजर रही है, सम हाउ, माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर्स एंड सो ऑन, बस गुजर रही है भगवान के सहारे, पूजा पाठ, यही सब चल।
ये पैसे भी बना रहा है, पैसे के ऊपर आगे लड़ते दिखेंगे, भगवान और पूजा पाठ रही, सब चीजों का भी जिक्र। somehow we just get along somehow, get along मैंने कहा फ्रेजल वर्ब है, somehow है ये एडवर्ब की तरह यहां काम आया कि कैसे बस गुजर रही। Sit down, please do now. You know, you shouldn't forget all about your neighbors, my darling, my dear fellow. Why are you so formal in your get-up? अब यहां आयरनी पैदा हुई, वापस माहौल बना रहा है कि प्लीज बैठो, तुम अपने नेबर को कैसे भूल सकते हो, कभी मिलते ही नहीं हो हमसे, तो आओ बैठो आप। तो फिर पूछता आप आज फॉर्मल कपड़ों में क्यों हैं? अब ऑडियंस को इस बात की हंसी आई। ये ड्रामेटिक आयरनी है। अब आयरनी क्या? आयरनी भी एक पीछे क्लास में अपन समझे थे, पीछे वाली क्लास में जब क्वेश्चंस का जिक्र कर रहे थे तो वहां आयरनी का जिक्र आया था, उस पर पढ़ के आए। आयरनी क्या है? देखिए वैसे तो आयरनी कई तरीके की अपन को देखने को मिलती है। जैसे अपने पास रोमांटिक आयरनी है, जैसे अपने पास कॉस्मिक आयरनी है, जैसे अपने पास वर्बल आयरनी है, जैसे अपने पास ड्रामेटिक आयरनी है, जैसे अपने पास इसी आयरनी का हिस्सा सरकाज़म है। बहुत सारी चीजें, मगर अपने यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं अभी। एक तो है वर्बल आयरनी और दूसरी है ड्रामेटिक आयरनी। आयरनी क्या है? ये एरियन नाम से शब्द से निकला हुआ ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है डिसेंबलर। डिसेंबलर का मतलब होता है बहरूपिया, भेष बदले हुए कोई चीज। और यही डिसेंबलर का कैरेक्टर्स अपने नाटकों में मिलता था। जैसे शेक्सपियर का फूल है, वो है तो सबसे बेवकूफ समझा जा रहा, फूल कहा जा रहा है, मगर वो पूरे नाटक में सबसे समझदार आदमी, तो उसकी पूरी पर्सनैलिटी डिसेंबलर की लग रही है। तो इस आयरनी का मतलब मोटा मोटी ये होता है, जहां जो ऑथर ने, ये इस वर्बल आयरनी या आयरनी से समझ सकते हैं, जहां ऑथर ने लिखा तो कुछ है मगर उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जेन ऑस्टिन ने एक नॉवेल लिखा प्राइड एंड प्रेजुडिस। उसकी पहली लाइन आती है, A single man in a possession of a good wealth, good fortune, must be want of a wife. एक बहुत पैसे वाला लड़का, अच्छा खासा फॉर्च्यून है जिसका, उसे एक लड़की की जरूरत होती है शादी के लिए। अब ये आयरॉनिकल स्टेटमेंट है। कैसे? पलट के देखिए, क्या एक लड़की को बहुत पैसे वाले वेल सेटल्ड लड़के की जरूरत नहीं हो? तो ऑस्टिन है, पहले ही तय कर दिया उसने, आयरनी दिखा दी पहली लाइन में कि वो कहना एक्चुअल में ये चाह रही है कि एक पैसे वाली लड़की को, पैसे वाले एक लड़की को पैसे वाले वेल सेटल्ड लड़के की जरूरत है। दिखाया उसने मैन है, और पूरी नॉवल उन लड़कियों के ऊपर ही चल रही है, वो कैसे उन्हें पैसे वाले लड़कों की तलाश है, वो पूरी नॉवल में बात यही हो रही है। तो पहली लाइन में आयरॉनिक स्टेटमेंट से बात कर ली। और सिंपल वर्बल आयरनी का समझें तो ये है, बहुत तेज बारिश हो और कोई आपसे कहे व्हाट अ लवली वेदर, ये भी एक आयरॉनिकल चीज है। एक होती है ड्रामेटिक आयरनी। जैसे मैंने कहा आयरनी के कई तरीके की है, रोमांटिक भी है, ड्रामेटिक भी है, वर्बल भी है, सिचुएशनल आयरनी भी है। यहां अपन सरकाज़म भी आयरनी के हिस्से में पढ़ते हैं। और इसी आयरनी पे वेंसी बूथ नाम से एक क्रिटिक हुए हैं, उन्होंने रेटोरिक ऑफ फिक्शन के अंदर बात करी थी आयरनी के बारे में कुछ, मगर वो अपना काम अभी है नहीं, पर जितनी जरूरत है जहां वो आयरनी दिख रही है उस पर ही बात कर रहे हैं। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? अब उस लाइन में ड्रामेटिक आयरनी, जब को पूछ रहे हैं लेमॉफ से, आप आज इतना तैयार होके फॉर्मल ड्रेस में क्या बात है? ऑडियंस को मालूम है क्यों आया है। तो जब ऑडियंस को सब माहौल पता है, कैरेक्टर्स नहीं जान रहा है सामने वाला, तो वहां ड्रामेटिक आयरनी है। तो ये ड्रामेटिक आयरनी का हिस्सा है। ऑडियंस को तो पता है प्रपोजल के लिए आया, रिश्ता लेके आया, मगर उनको नहीं पता है, चबुकोफ को नहीं मालूम है ये बात। ऑडियंस इस बात पे हंस रही।
माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप? गेटअप अपने अपीयरेंस, अपने कॉन्टिनेंस, अपने ड्रेस कोड आपका इतना फॉर्मल कैसे? इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनीवेयर माई ट्रेजर? कितना पोलाइट, कितना एक तरह से चापलूसी करने वाला बिहेवियर दिख रहा है चेबुकोव का। माई ट्रेजर, इस समाज में किसी इंसान को रिस्पेक्ट दिखाने के लिए भी पैसों वाले सिंबल ही यूज किए जा रहे हैं। ट्रेजर खजाना होता है, तो ये लेमोव को कह रहा है माई ट्रेजर। अब आज इस तरह से फॉर्मल ड्रेस में कैसे, क्या बात है? क्यों, आप कहीं जा रहे हैं क्या? अब ये ट्रेजर, मैंने कहा ना, मर्केंटाइल सोसाइटी है, हर चीज को पैसे से नापा जा रहा है, और वहां सिंबल किसी को एड्रेस करने के लिए भी वही काम में लिए जा रहे हैं। एक चापलूसी का लहजा दिख रहा है। लेमोफ, नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेफेनोविच। मैं सम्मानित स्टेफेनोविच, मैं आपको, चेबुकोव का पूरा नाम है, मैं आपको सिर्फ यहां बस मिलने आया हूं, देखने आया हूं। चेबुकोव कहते हैं, देन वाई आर यू इन द इवनिंग ड्रेस माई प्रेशियस? वापस आप देख रहे हैं उसी मर्केंटाइल सोसाइटी का, उन्हीं एथोस को फॉलो करते हुए, कैसा वर्ड यू है? माई प्रेशियस, मेरे कीमती, माई ट्रेजर, मेरे खजाना, मेरे कीमती। इस तरह के शब्द भी ऐसे ही लाए जा रहे हैं एड्रेस करने को, या प्यार दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए। एज इफ यू आर पेइंग ए न्यू ईयर्स ईव्स विजिट। नई साल की इवनिंग की जो विजिट है, वहां इंसान सज धज के जाता है, वो आप वैसे यार फॉर्मल कपड़ों में बड़ा सोफिस्टिकेटेड तरीके से आए हैं मेरे पास। लेमोफ कहते हैं, वेल यू सी इट इज लाइक दिस, ऐसा ही है। आई हैव कम टू यू ऑनर्ड स्टीफन स्टेफेनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट। मैं एक रिक्वेस्ट के लिए आया हूं आपके पास। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, and you have always so to speak. I must ask your pardon. I am getting excited. I shall drink some water. Honored Stephen Stefanovich. अब यहां क्या दिख रहा है? लेमोफ का पल्पिटेशन का आइडिया। पल्पिटेशन, नब्ज बहुत जल्दी बढ़ रही है इस आदमी की, बीपी बहुत ज्यादा है, इसको घबराहट बहुत ज्यादा है। अब इस इंसान के पास सब कुछ है, ऐसा भी है, पर क्या नहीं है? स्टेबिलिटी नहीं है, नर्वस बहुत ज्यादा है। मत तो चेखोव किस चीज पे कमेंट कर रहे हैं? एक ऐसी सोसाइटी जहां आपके पास पैसा तो है, मगर एक पीस नहीं है, एक स्टेबल चीज नहीं है। और ये इस स्टेटमेंट में यहां दिख रहा है। ये कॉन्फिडेंट होता ये आदमी तो सीधा सीधा आके बोलता कि साहब ये समस्या ऐसी ऐसी बात है, तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? ये बात कर रहा है कि मैंने आपसे हेल्प ली है पुराने वक्त में, आप मेरे काम आए हो। फिर कहता है आई मस्ट आस्क योर पार्डन, मैं माफी चाहता हूं। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइट हो रहा हूं, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। इस तरह की चर्चा बढ़ाते जा रहा है। अब चेबुकोव असाइड का यूज कर रहे हैं। असाइड, ये भी अपन ने पिछले क्लास में बात करी थी। असाइड क्या है? असाइड सोलिलोक्वी अपन पिछली क्लासेस में बात करते आए हैं, ड्रामा के बारे में जब पढ़ रहे थे अपन। असाइड के अंदर देखने को क्या मिलता है? असाइड और सोलिलोक्वी का डिफरेंस अपन जब पढ़ रहे थे, चेखोव के पार्ट 1 में नहीं है, इससे पिछले वाली क्लास में आपको जरूर मिलेगा जब अपन बात कर रहे थे। तो उसके अंदर असाइड में क्या दिखेगा, सोलिलोक्वी क्या है, असाइड क्या है, इसका डिफरेंस समझा था। असाइड एंड सोली, असाइड में दो कैरेक्टर हैं, साथ पास पास बैठे हैं। एक कैरेक्टर हल्के से दबे लहजे में या फिर ऐसे हाथ रख के कुछ बोल रहा है, दूसरे कैरेक्टर को नहीं सुन रहा, ऑडियंस जरूर जान रही है वो क्या बोला है, ये असाइड है। सोलिलोक्वी में क्या है? एक कैरेक्टर, जब अपन ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पढ़ रहे थे, टीएस एलियट की जब बात कर रहे थे, लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रोक के बारे में बात कर रहे थे, तब अपन ने असाइड के बारे में, सोलिलोक्वी के बारे में, ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में पूरी पूरी चर्चा करी थी। अब सोलिलोक्वी के अंदर ये होता है, एक इंसान आता है,
एक लंबा चौड़ा स्पीच देता, असाइड तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट है, छोटा होता है, वो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट देता, बाकी कोई कैरेक्टर नहीं सुन रहा है, उसके पास भी कोई नहीं है, ऑडियंस सुन पा रही है, ये सोलिलोक्वी हुआ करती। तो यहां असाइड है चुबुकॉफ का। He has come to borrow money, shan't give him any. Aloud, what is it, my beauty? अब खुद से उसने बात किया असाइड, ये पक्का ही पैसे मांगने आया, नए नए पैसे वाला हुआ चुबुकॉफ, अब पैसे के मामले में वो किसी को नहीं समझ रहा है कुछ भी, तो नया नया पैसा आ रहा है, वो इंसान हर चीज को पैसे के हिसाब से ही देख रहा है। यार पैसा मांगने ही आया होगा मेरे पास पैसे हैं अभी, तो ये उसी के लिए आया है, बाकी क्या काम पड़ रहा है इसका। फिर जोर से आवाज, अब देखिए किस तरह की सोसाइटी है, धीरे से उसने कुछ बोला, अब वो जोर से कुछ और बोल रहा है। व्हाट इज इट माई ब्यूटी, कभी उसे प्रेशियस, कभी ट्रेजर, कभी ब्यूटी, अलग अलग तरीके से उसे एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश करी जा रही है। लेमॉफ कहते हैं, यू सी ऑनर्ड स्टीफेनिच, आई बेग पार्डन स्टीफन ऑनरिच, आई मीन आई एम ऑफुली एक्साइटेड। अब देखिए इस बंदे का नाम क्या है, स्टीफन स्टीफेनोविच, ये इतना एक्साइटेड है, इसकी पल्पिटेशन, हार्ट बीट इतनी ज्यादा है, ये यहां को ऑनरोविच बोल रहा है, स्टीफन ऑनरोविच, ये इतना एक्साइट है, खुद कह रहा है, नाम भी ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा है, कुछ अलग तरीके से पढ़ रहा है नाम को भी, बोल रहा है नाम को। एज यू विल प्लीज नोटिस, आई इन शॉर्ट, यू अलोन कैन हेल्प मी, दो आई डोंट डिजर्व इट, तो आप ही मुझे मेरी हेल्प कर सकते हो, यद्यपि मैं डिजर्व तो नहीं करता हूं, ऑफ कोर्स, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंट, एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, काउंट यानी किसी पे काउंट ऑन करना, भरोसा करना किसी चीज के ऊपर, आपकी सहायता या मदद के लिए ये बात कर रहा है कि आप ही मेरी इस चीज में सहायता मदद कर सकते हैं। चबुको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल, जो भी है उसको घुमाओ मत, बात को सीधी सीधी बता दो, ये चोबुकॉफ लेमॉफ से कह रहे हैं। वन मोमेंट, दिस वेरी मोमेंट, द फैक्ट इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर नैटालिया स्टेफानोवा इन मैरिज, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं शादी के लिए। चबुकॉफ जॉयफुली, बाय जॉव इवान वेसेलोविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। चाहता चबुकॉफ भी यही था कि शादी हो, प्रेस्टीज के बाद जब अपन ने बैकग्राउंड में, ऐसा तो है प्रेस्टीज नहीं, तो ये कहते हैं माय जॉय, बाय जॉव, जॉव कौन है, जॉव जो रोमन गॉड्स हैं उसमें जॉव का पहला स्थान है, जैसे अपने हिंदू ट्रेडिशन में ब्रह्मा का पहला स्थान है खुदा, जो यहां जॉव का है रोमन माइथोलॉजी में, और ग्रीक माइथोलॉजी में किसका है, ज़्यूस नाम से, जो ज़्यूस नाम से। ये अपन लेडा एंड स्वान पढ़ते हैं, W.B. येट्स की, वहां भी इनका जिक्र आता है। तो कहते हैं बाय जॉव, खुदा की कसम, इवान वेसेलोविच, से इट अगेन, दोबारा वो कहो इस बात को, आई डिडंट हियर इट ऑल, मैंने ये सुना ही नहीं, मेरे उसको विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। चबुकॉफ को, लेमो, आई हैव द ऑनर टू आस्क, मैं सम्मान, मेरे लिए सम्मान है इस चीज, ऐसे बड़ा पोलाइट हो रहा है। चबुकॉफ इंटरप्ट कर रहा है, माय डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, फिर बीच में रुक जाता है, उसके भी शब्द बन नहीं पा रहे हैं, falling short of words, yes indeed, and all the sort of thing, embraces and kisses Lemov, फिर लेमोव को किस करने लग जाता है, इतना एक्साइट हो जा रहा है। I have been hoping for it for a long time, मैं इसके बारे में बहुत दिनों से ऐसी आशा उम्मीद कर रहा था। It's been continual desire, फिर रोने भी लग जाता है ये बात कह के, मेरी ये बहुत दिनों से ऐसी इच्छा थी, और फिर रो रहा है, इतना फेक साउंड कर रहा है आदमी, इसके पास पैसे हैं और सच में इसके पास प्रेस्टीज होनी भी नहीं चाहिए, इसकी ये ढूंढ रहा है। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल, मैंने तुम्हें हमेशा मोहब्बत करी है मेरी परी, एज इफ यू वर माई ओन सन, जैसे तुम मेरे ही बेटे थे। माई गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प, हिज लव एंड सो ऑन एंड सो मच होप, व्हाट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, फिर खुद उसको समझ में आती है कि तुम्हें भगवान खुदा सब कुछ दे,
फिर वो कहता मैं थोड़ा इडियोटिक सा साउंड कर रहा हूँ, ज्यादा ही बेवकूफी वाली चीजें कर रहा हूँ। यहाँ देखना, जब कॉमेडी ऑफ मैनर्स अपन पढ़ते थे वहां भी ग्रोटेस्क्यू ह्यूमर की बात आती थी। ग्रोटेस्क्यू क्या है? कि मतलब भद्दापन दिखता था अपर क्लास सोसाइटी का, और उस भद्देपन से हंसी आती थी, तो वो ग्रोटेस्क्यू ह्यूमर माना जाता था। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में होता था, वो ड्राइंग रूम कॉमेडी भी एक हिस्सा कॉमेडी ऑफ मैनर्स की तरह उठा रहे हैं। ये नाटक, ये फार्स भी है, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स भी है, दोनों चीजें हैं। चेखव के नाटकों को, जैसे मैंने कहा था कि स्टैनलेवस्की हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया था, तब उनके नाटकों को, उन्होंने कुछ नाटकों को ट्रेजेडी भी बना दिया था। ऐसे पिछले क्लास में अपन पढ़ के आए थे, ये नाटक फार्स की तरह अपन को दिया। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मैं लड़खड़ा रहा हूं मेरे खुशी से। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो टू कॉल नटाशा एंड ऑल दैट। अभी अपनी बेटी का नाम, इतना खुश है, नटालिया को नताशा पढ़ रहा है, अपनी बेटी का नाम भी नहीं पढ़ा, बोला जा रहा है। ये लेमॉफ के साथ भी है, चुबुकोव के साथ भी है, दोनों के फर्जी पने को दिखा रहा है यहाँ। लेमॉफ, greatly moved, honored Stephen Stefanovich, do you think I may count on her consent? फिर पूछता है कि, लेमॉफ पूछता है कि वो मतलब हाँ तो करेगी ना, मैं इस चीज में काउंट ऑन कर लूं, विश्वास करूं कि हाँ कर देगी वो। Nabokov, why of course my darling, and as if she won't consent, she is in love, aged, she is like a lovesick cat and so on, shan't be long। वो तो खुद एक प्रेम में डूबी हुई बिल्ली की तरह है, क्यों मना करेगी वो। यहां एक शब्द आया है ईगेड, इसका मतलब माई गॉड से मतलब है इसका, माई गॉड। लेमॉफ, इट इज कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई वुड गोट एन एग्जामिनेशन बिफोर मी। लेमॉफ कहते हैं मैं तो कांप रहा हूं, सर्दी बहुत ज्यादा है, मैं जैसे कोई परीक्षा दे रहा हूं, इस तरह का लेमॉफ को फील हो रहा है। The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for a real love, then I'll never get married. अब यहां इस स्टेटमेंट में वापस अपन को आयरॉनिकल चीज दिख रही है। क्या सोच समझ रहा है? वर्बल आयरनी दिख रही है। The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal, for real love, then I'll never get married. मतलब लेमॉफ है वो शादी प्यार की वजह से नहीं कर रहा है, कह रहा मुझे आइडियल लव ढूंढने, रियल लव ढूंढने के लिए तो टाइम लगेगा। ये तो मतलब ये हुआ कि जो मिल रहा है उसे शादी कर लो, उसे बस शादी करनी है, 35 एज हो चुकी है तो ब्याह करना है बस। उसे ये मतलब नहीं है कहीं ना कहीं कि आइडियल लव वाला ये कह रहा है, कहता पर मेरे को करनी तो है ही। It's cold. Natalia Stefanova is an excellent housekeeper, not bad looking, well educated. What more do I want? But I am getting a noise in my ears from excitement, drinks, and it is impossible for me not to marry in the first place. कहता फिर अपने मन को दिलासा दे रहा है कि नटालिया है वो भी बढ़िया है, हाउसकीपर भी बढ़िया है, दिखने में भी अच्छी है, क्या दिक्कत है। फिर कहता नहीं, मेरे कानों में कुछ एक आवाज आ रही है, ये एक बीमारी से परेशान है। उसका आगे जिक्र आएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है, उस पे अपन आगे जब इसके लेमॉफ अपने बारे में कुछ बताएगा तब अपन को उसकी और जानकारी होगी। तो ये श्योर नहीं है, ऐसा है इसके पास। वही मॉडर्न मैन की समस्या, तो ये खुद भी उससे सफर कर रहा है। वहां कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां एक तरह से किसी चीज के लिए डेडिकेशन नहीं है, वहां पैसा हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। आगे क्या हो रहा है? ऑलरेडी 35 ए क्रिटिकल एज, पहले ही 35 साल का तो हो चुका हूं। So to speak, in the second place, I ought to lead a quiet and regular life. अब इसकी जरूरत क्या है? 35 साल का हो गया, पैसा कमाना वो कमा लिया, अब एक पीसफुल और स्टेबल जिंदगी इसको चाहिए। I suffer from palpitation. मैं
नब्ज के ज्यादा बढ़ने से परेशान, जैसे बीपी भी कह लें, दिल की गति ज्यादा ज्यादा नर्वस हो जाना, ये पल्पिटेशन है, उससे मैं सफर करता हूं। At this very moment, my lips are trembling. There's a twitch in my right eyebrow. But the very worst all is the way I sleep. सबसे मेरे कानों में कुछ एक आवाजें आती रहती हैं, सब चीजें हैं, और उससे भी सबसे खराब चीज क्या है, जब मैं सोता हूं उस वक्त तो बहुत ही प्रॉब्लम है। I no sooner get into bed and begin to go off when suddenly something in my left side gives a pull and I can't feel it is my shoulder head. I jump up like a lunatic, walk about a bit and lie down again. But as soon as I begin get off to sleep, there is another pull. And this may happen 20 times. Natalia Stefanova comes in. Natalia Stefanova की एंट्री हो रही है। उससे पहले क्या बात करके गया है ये आदमी कि मैं पल्पिटेशन से परेशान हूं, दिल की गति बढ़ रही है बार बार। क्यों बढ़ रही है? हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान इस इल्यूजन या भ्रम में रहता है कि उसके शरीर में एक मानसिक स्थिति है, उसमें इंसान सोचता है कि वो हर वक्त बीमार है, चाहे भले उसकी कोई बीमारी हो ना हो, वो इस शक में रहता है कि उसके कोई ना कोई समस्या है उसकी बॉडी में। अब यहां ये देखने वाली बात है, जब मिड 19th सेंचुरी में साइंस डेवलप या साइकोलॉजी डेवलप हो रही थी, तब ये चीजें कहीं ना कहीं अपन को हाइपोकॉन्ड्रिया, पैल्पिटेशन, इनके नाम पता चल रहे थे। चेखव खुद एक मेडिकल साइंस, खुद एक डॉक्टर थे, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट थे, तो उनको इन चीजों के बारे में पेशेंट देखते थे तो ज्ञान था कि ऐसी चीजें हो रही हैं आज मॉडर्न दुनिया में, ऐसा है, सब कुछ है। मगर ये पल्पिटेशन और खुद का ऐसे बीमार मालूम होना हर वक्त, ये कहीं ना कहीं उनको, लोगों को नजर आ रहा था। तो ये इंसान इस चीज से परेशान है, हाइपोकॉन्ड्रिया से। जो नई नई चीजें जैसे साइंस में खोज हो रही है, वहां हाइपोकॉन्ड्रिया भी दिख रहा है। ये कहता है इस हाइपोकॉन्ड्रिया से दिक्कत ऐसी है कि सोते वक्त ऐसे लग रहा है कोई मेरे को, कानों में कोई आवाज आ रही है, कोई मेरे को धक्का दे रहा है, फिर मैं वापस जब खड़ा होता हूं तब जाके चैन आ रहा है। तो ये अपने आप में कोई बीमारी मान के बैठा है। और इन्हीं हाइपोकॉन्ड्रिया, नर्वसनेस, पल्पिटेशन से एक तरह से क्वाइट, पीसफुल, स्टेबल जिंदगी चाहने के लिए शादी के लिए आया है, क्योंकि ये पुराना रिच है, ऐसे इसके पास थे, सुकून नहीं है। चबुकोव की फैमिली नई नई पैसे वाली हुई है, उसे सुकून अभी चाहिए नहीं, उसे प्रॉपर्टी चाहिए। अब प्रॉपर्टी पे बहस शुरू होने वाली। नटालिया स्टेफेनोवा आ गई है। नटालिया बोलती है, वेल देयर इट्स यू एंड पापा सेड गो, देयर इज अ मर्चेंट कम फॉर हिज गुड्स। अब देखिए, नटालिया क्या बोल रही हैं कि जाइए, पापा ने कहा है, एक मर्चेंट आया है, एक व्यापारी आया है अपना सामान लेने के लिए। अब यहां एक आप रूपक की तरह मेटाफरिक चीज सेंस में समझ सकते हैं। लेमॉफ को मर्चेंट बताया गया है और गुड्स किसे कहा गया है? नटालिया को कहा गया। एक व्यापारी अपना सामान लेने आया। अब चबुकोव की और नटालिया की आप लैंग्वेज देखेंगे इस पूरे वन एक्ट में, तो हमें नजर आएगा इनके सिंबल, इनके वर्ड्स, हर एक चीज इनकी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी या वो मर्केंटाइल एथोस हैं, व्यापारिक समाज के जो तर्क हैं, व्यापारिक समाज के जो सिंबल हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। तो ये चीज नजर आ रही, जो नए नए पैसे वाले लोग हैं, लेमॉफ की जो लैंग्वेज है, सॉरी, लेमॉफ की लैंग्वेज में बहुत कम दिखेगा ऐसा, अगर चबुकोव और उनकी बेटी नटालिया है उनकी लैंग्वेज में दिख रहा है, क्योंकि उनकी भाषा में वो नए नए पैसे वाले हैं, हर चीज को पैसे से तोल रहे हैं। कहता कोई मर्चेंट आया है, पापा ने कहा, हाउ डू यू डू इवान वेसेलेविच, कैसे हैं आप? इवान वेसेलेविच लेमॉफ पूरा नाम है इनका। हाउ डू यू डू ऑनर्ड नटालिया स्टेफेनोवा, आप कैसी हैं नटालिया स्टेफेनोवा? यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड नेग्लेज। एप्रन क्या है और नेग्लेज क्या है? ड्रेस है। जैसे एप्रन तो जब खाना बनाते वक्त औरतें पहनती हैं ऊपर से, वो एप्रन है, या कोई कुक पहनता है बनाने वाला। नेग्लेज क्या है? गाउन, नाइट गाउन, जो गाउन पहना जाता है उसके संबंध में है। वी आर शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग। अब ये अपने कपड़ों पे कमेंट कर रही है, उसने देखा ये बंदा तो सज धज के आया है,
तो ये एक्सक्यूज दे रही, बता रही है, ज्यादा बताने की कोशिश करिए मैंने एप्रन और ये सब क्यों पहन रखा है। कहते मैंने इसलिए पहन रखा, हम तो मटर को सुखा रहे थे वक्त आने के लिए। तो मतलब कहने का उसका तर्क था कि मैं इसलिए इतनी तैयार नहीं हूं, पैसे की कमी नहीं है मेरे पास, कपड़े मेरे को जज मत करना। Why haven't you been here for such a long time? आप यहां क्यों नहीं आए हैं पहले, इतना वक्त कैसे हुआ आपको देखे हुए। Sit down, want you have some lunch? ये कहता तुमने कुछ कोई लंच करोगे, खाना लोगे। नो थैंक यू, आई हैव हैड सम ऑलरेडी, मैं ले चुका हूं पहले ही को खाना। देन स्मोक, तो चलो कुछ सिगरेट वगैरह पी लो। Here are the matches, यहां ये माचिस पड़ी है। The weather is splendid now, मौसम बहुत शानदार है। But yesterday it was so wet that the workmen didn't do anything all day. अब देखिए वापस ही कोई चर्चा कि इसके पास, इस नटालिया के पास है ही नहीं दूसरी पैसे के अलावा। यदि आज तो मौसम अच्छा है, कल तो बहुत ही खराब था। पूरे दिन मजदूरों ने, खेत में काम करने वाले लोगों ने काम ही नहीं किया पूरे दिन। हाउ मच हैव यू स्टेक्ड? कितना सारा चारा तुमने इकट्ठा कर लिया। जैसे मैंने कहा उस वक्त जमीन ही रशिया में सब कुछ थी, जमींदार लोग थे, उस ऑक्शन मेडोज से, उस घास से, उस खेती से पैसा बना रहे थे। तो ये कह रहे तुमने कितना सारा चारा इकट्ठा कर लिया है, हर चीज पैसे के आसपास। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रीडी एंड हैड ए होल फील्ड कट एंड नाउ आई एम नॉट एबल टू प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हे मे रोट। ये कहती मैंने जो चारा काटना था, मैं इसमें लालची हो रही हूं थोड़ी सी, मेरे को पूरा का पूरा चारा कटवाना था, अब लग रहा है कि वो पड़ा पड़ा ऐसे ही सूख जाएगा, कोई काम नहीं आने वाला है। I ought to have waited a bit, but what is this? Why you are in evening dress? फिर वो लड़की वापस पूछती आप ऐसे फॉर्मल कपड़ों में कैसे आ गए। तो वो उसे जवाब देता है कि अब बात करेगा किससे। Well, I never, are you going to a ball or what? बॉल कल्चर भी फ्रांस से आया था, एक पार्टी जहां बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, आपस में डांस करते हैं। ये भी 17th और 18th सेंचुरी के अंदर फ्रांस में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था और पैसे वाले कुनबा तबका था, वहां बहुत ज्यादा ये पॉपुलर था। तो ये कहते तुम इतने तैयार, फॉर्मल, अप टू डेट, सोफिस्टिकेटेड, कोई पार्टी में जा रहे हो क्या, बॉल में जा रहे हो। दो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी व्हाट आर यू गॉट अप लाइक दैट। मगर मुझे कहना पड़ेगा तुम अच्छे लग रहे हो। गेटअप से गॉट अप बना है, गेटअप मतलब आपका अपीयरेंस, आपने जो पहना है, ये गेटअप मतलब गेटअप क्यों लिया है ऐसा। तो कहता है आपका गेटअप के पीछे ऐसा रीजन क्या है, क्यों। अब ये भी आयरनी है, ऑडियंस को पता है रीजन क्या है, नटालिया नहीं जान रही। लेमो एक्साइटेड है। You see, honored Natalia Stefanova, the fact is, I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry. It is, अब देखो वापस असाइड आ रहा है। ये बात उसे नटालिया को बोलनी थी, मगर वो धीरे से चुपके से अपने खुद से ही कह रहा है। You see, honored Natalia Stefanova, the fact I have made up my mind to ask you to hear me out. Of course, you will be surprised and perhaps even angry. अब मैं जो तुम्हारे लिए कोई बात करने वाला हूं, उस पर तुम सरप्राइज भी हो सकती हो और तुम नाराज भी हो सकती हो। धीरे से बोल रहा है, असाइड, ऑडियंस को सुन रहा है। फिर जोर से बोलता है, इट इज ऑफुली कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड है आज। जो बात कहनी थी वो नहीं की, कहा क्या ठंड के बारे में। व्हाट्स द मैटर? वेल, मसला क्या है, वो पूछ रही। आई शैल ट्राई टू बी ब्रीफ, मैं छोटी सी चीज में बता रहा हूं, ऐसे कह रहा है। You must know, तुम्हें पता होना चाहिए, honored Natalia Stefanova, that I have long since my childhood, in fact, had the privilege of knowing your family. मैं अब वापस गोल गोल घुमा रहा है बातों को। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं बचपन से ही तुम्हारी फैमिली को जानता हूं। My late aunt and her husband, from whom, as you know, I inherited my land, always had the greatest respect for your father and your late mother. मैं मेरी आंटी और अंकल से, जिससे मैंने जमीनें ली हैं, जिन्होंने मुझे जमीनें दी हैं, वो हम सब लोग आपकी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। That Lemos and the Chibukovs have always had the most friendly and I might almost say the most affectionate regard for each other. बहुत ज्यादा एक दूसरे को पसंद करने वाले रहे हैं Lemov और Chebukov family. And as you know, my land is near neighbors of yours. You will remember that my auction meadows touch your birch woods.
यहां दिक्कत आ गई। इस आदमी ने कह दिया कि तुम्हारी जमीनें हमारी जमीनें साथ साथ ही तो हैं, आस पास ही हम नेबर है, हम हमारे खेत की जो सीमा है वो भी लग रही है। अब इसने नाम ले दिया ऑक्शन, माई ऑक्शन मेडोज। नटालिया का दिमाग पैसे में हर वक्त तेज चलता है, तुम्हारे ऑक्शन मेडोज। अब सवाल पूछेगी। यहां एक चीज और दिखी अपन को, द लेमोज एंड चेबुकोज। अपन ये देखते हैं जब आर्टिकल जब पढ़ते हैं तो अपन जेनेरिक सेंस में जब भी बात करते हैं, जेनेरिक सेंस में, तो अपन देखते हैं ए और दे का यूज करते हैं, वहां काउंटेबल सिंगुलर के साथ होता है। मगर जब अपन किसी विशेष जाति बोध का मनुष्यों के लिए काम में लेते हैं आर्टिकल दे को, तो यहाँ प्लूरल के साथ भी दे यूज अपन कैसे करते हैं, जैसे द जाट्स, द राजपूत्स, द ब्राह्मण्स, द मुगल्स। तो यहाँ इसके आगे दे का यूज ये दिख रहा है, द लेमोव्स एंड चेबुकोव्स। पूरी जो डायनेस्टी है, पूरी जो लेमोव और चेबुकोव का जो वंश है, उसको यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। माई ऑक्शन मेडोज टच योर बर्चवुड। मेरे जो ऑक्शन मेडोज हैं, यानी कि बर्चवुड नाम से जगह है, वो नटालिया की फैमिली की है। बर्चवुड और ऑक्शन मेडोज ये कह रहा है मेरे, लमोफ। अब नटालिया पलटती है, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, यू से माई ऑक्शन मेडोज बट आर दे योर्स। ऑक्शन मेडोज आपके थोड़ी, ऑक्स बैलों के चरने की जगह, ऑक्स से ऑक्शन प्लूरल बन गया। यस माइन। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ऑक्शन मेडोज आर योर्स, नॉट आर आर्स, नॉट योर्स। ऑक्शन मेडोज हमारे हैं, आपके नहीं है। नो माइन ऑनर्ड नटालिया स्टेफेनोवा। नहीं, मेरे हैं स्टेफेनोवा। नटालिया, वेल आई नेवर न्यू दैट बिफोर, हाउ डू यू मेक दैट आउट? मुझे तो ये मालूम नहीं था, तुमने मेक आउट, तुमने कैसे समझी इस चीज को? हाउ? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्शन मेडोज विच आर वेज्ड इन बिटवीन बर्चवुड एंड द बर्न्ट मार्श। जैसे ऐसा सवाल आपसे आ सकता है परीक्षा में कि जिस चीज पे डिस्प्यूट है ऑक्शन मेडोज, वो उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन कहां दिख रही है? एक तो बर्चवुड, ये बर्चवुड, और एक बर्न्ट मार्श। जैसे पहले क्लास पढ़ने से पहले ही अपन ने इस चीज की चर्चा करी थी, बर्न्ट मार्श। दलदली जो जमीन है और बर्चवुड, जो बर्च के पेड़ों का जंगल है, उसके बीच में जगह है ऑक्शन मेडोज। हाउ? आई एम स्पीकिंग ऑफ दोज ऑक्शन मेडोज विच आर वेज्ड बिटवीन, जो मतलब बीच में है, between your birchwood and the burnt marsh. Natalia, yes, they are ours. वो हमारे हैं भाई। No, you are mistaken, honor Natalia Stefanova. They are mine. वो मेरे हैं। Just think, Vasilevich, how long have you been yours? कितने वक्त से आपके हैं वो? अब एक प्रपोजल का रिश्ता, एक आदमी रिश्ता लेके आया है, प्रॉपर्टी के ऊपर उलझ पड़े हैं दोनों। पहले तारीफ हो रही थी। यही तो आयरोनिकल चीजें चेखव के साथ चलती हैं, क्योंकि वो जानते हैं इंसान एक्शन नहीं कर रहा, बात कर रहा है, बातों से चीजें हो रही हैं। और बातें जब बढ़ती हैं बहुत ज्यादा, तो एक पक्ष इधर दिखता है, अचानक परिस्थिति, सिचुएशन बदलती है, और दूसरी तरफ अब यहां ऐसे लग रहा है कि ये चीजें ट्रेजिक होने वाली हैं कुछ। तो चेखव की ये खूबसूरती है, ट्रेजेडी कॉमेडी मिक्स दिखेगी। इसीलिए जो स्टैनले वस्की हैं, उन्होंने अपने इनके नाटकों को ट्रेजेडी की तरह दिखाने की कोशिश करी। ये तो कॉमेडी वन एक्ट का फार्स है। तो यहां अपन इतना अभी तक देख चुके हैं इसके अंदर। कल इसका तीसरे हिस्से में, कल की क्लास में, इसके थीमेटिक एनालिसिस के साथ इस क्लास को खत्म करेंगे। आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा है वो अपन 1 मिनट में समझ लेते हैं। हमने चेखव की राइटिंग पे पहले बात करी, उनके सब टेक्स्ट के आइडिया की बात करी, नो एक्शन की बात करी, हमने आइडिया ऑफ ड्राइंग रूम को समझा। ड्राइंग रूम में हमने जाना था कि ये शब्द विड्रॉइंग रूम से आया है, जहां जब औरतें खाना खा के 17 और 18वीं शताब्दी के जब पैसे आए थे, तो लेजर टाइम के लिए अपना खुद का स्पेस चाहती थी, और एक सजे धजे कमरे में जब वो बातचीत करती थी, तो विड्रॉइंग रूम, विड्रॉ करना बाकी लोगों से और अपने एक पर्सनल स्पेस में जाना, उससे ड्राइंग रूम का आइडिया आया। और उस ड्राइंग रूम को जब 19वीं शताब्दी के अंत में जो कॉमेडी लिखी जाने लगी, इस कंसेप्ट, इस चीज को यूज करते हैं, वहां भी नया नया पैसा आ रहा था।
तो उस पैसे वाले समाज के मैनर्स को, ड्राइंग रूम को किसके पास होता था? ड्राइंग रूम को किसी गरीब मजदूर के पास तो नहीं था, पैसे वाले के पास था। ड्राइंग रूम था, वहां चर्चाएं होती थी और उन चर्चाओं से कॉमेडी बन रही है। ऐसा ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स में दिखता था, एक पुरानी कॉमेडी की विधा, बाद में वो खत्म हो गई, उसे ड्राइंग रूम कॉमेडीज जब आई वापस, ऑस्कर वाइल्ड और ये सब लिख रहे हैं, वहां ऐसा एक टच यहां भी देखने को मिल रहा था उस मैनर्स के, क्योंकि ड्राइंग रूम में किसके मैनर्स उजागर हो गए? एरिस्टोक्रेटिक क्लास की। उसके बाद हमने ये देखा था जार रेजीम था रशिया के अंदर, सर्फडम की बात थी, गुलामों की तरह किसानों को काम में लिया जा रहा था। 1861 में वो एबोलिश होती हैं चीजें। एक तो नए पैसे वाले लोग हैं और एक ट्रेडिशनली जमींदार साहूकार लोग हैं, उनके आपस में टसल की बात है। टसल किस बात पे है कि पुराने पैसे वाले हैं, उनके पास पैसा भी है, थोड़ी बहुत प्रेस्टीज भी है। नए पैसे वाले सिर्फ पैसे के बारे में सोच रहे हैं। चेबुकोव और उनकी बेटी की कॉन्वर्जेशन से आप समझ सकते हैं, हर एक चीज में हर स्टेटमेंट वहां पैसे से शुरू हो रहा है और पैसे पे खत्म हो रहा है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं, शुक्रिया।